डियर स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का एक और लेक्चर और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल डायपोल इन प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तब उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा कि पोटेंशियल एनर्जी of the dipole in uniform electric field। अब हमारा टॉपिक है कि पोटेंशियल एनर्जी जब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तब वो रोटेशनल मोशन करता है। क्या करता है? ऐसा घूमता है गोल को, ऐसा रोटेशनल मोशन करता है। अगर ये रोटेशनल मोशन कर रहा है यानी कि इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस पर कुछ फोर्स लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है? टॉर्क। और इसकी वजह से ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो कैसा हो रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ हमने डायपोल पे वर्क किया और वही वर्क किस में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें तब उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, वही हमारा आज का टॉपिक है। तो सपोज हम डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, ये चीज़ हमने आगे देख ली थी, तब हमने टॉर्क के लिए इक्वेशन डिराइव किया था, लेकिन आज हम डिराइव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए। चलो, तो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इसमें डायपोल को प्लेस कर लेते हैं। इसमें हम डायपोल को प्लेस कर लेते हैं। तो ये वाला डायपोल है, ये वाला Q प्लस और ये वाला माइनस Q। ओके, और ये वाला डायपोल मोमेंट है P, और ये एंगल बनेगा डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का थीटा। डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का थीटा। तो अब लिखते हैं, लेट्स प्लेस डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर। एंड एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इस थीटा। क्या है? थीटा। अब देखो, इस पे लगने वाला फोर्स कितना है? इस पे लगने वाला फोर्स यहाँ से ये वो होगा क्यू ई जितना, और इस पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा वो माइनस क्यू ई जितना। यानी कि डायपोल आगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि उस पे लगने वाला नेट फोर्स इस डायरेक्शन में खींच रहा है। एक फोर्स इस डायरेक्शन में खींच रहा है, यानी कि इसका ट्रांसलेटरी मोशन होगा नहीं, यानी कि इस पे कोई स्ट्रेट लाइन पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। इसकी वजह से डायपोल आगे तो चलेगा नहीं, लेकिन ये क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन करेगा। क्या करेगा? रोटेशनल मोशन करेगा। तो हमने इसके लिए देख चुके आगे कि जब डायपोल रोटेशनल मोशन करता है तो उस पर लगने वाला टॉर्क कितना होता है। तो हम टॉर्क को देख लें, तो टॉर्क क्या होगा? तो टॉर्क डायरेक्ट इक्वेशन लिख दे। टॉर्क का इक्वेशन हमारे पास था Q E 2a साइन थीटा, या तो लिख सकते हैं इसको P E साइन थीटा। टॉर्क का इक्वेशन हमने डिराइव कर चुके हैं आगे। क्या हो सकता है? टॉर्क टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ओके, साइन थीटा है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो। अब बात करते हैं, ये डायपोल ऐसा घूम रहा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूम रहा है तब उस पर कितना वर्क हुआ, यानी कि इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। तो हमको पता है फिजिक्स में हमारे कोई पर्टिकुलर पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी हम डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, ये चीज़ हमने 11th में देख चुके हैं कि किसी भी चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी हम किसी एक पॉइंट पे डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल डिराइव कर सकते हैं। यानी कि ये एक वाला इक्वेशन था कि यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वाला वर्क और पावर एनर्जी में हमने पढ़ चुके हैं ये इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखना है कि इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। तो सपोज ये डायपोल ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो इसने डी थीटा जितना एंगल सबटेट किया, बराबर क्या किया, डी थीटा जितना एंगल सबटेट किया। अब इस पर कोई ट्रांसलेटरी फोर्स लग रहा नहीं, यानी कि इसका स्ट्रेट लाइन मोशन होता नहीं है, लेकिन ये रोटेशनल मोशन होगा, तो इस पर वर्क कितना होगा, तो इस पर वर्क होगा डी डब्ल्यू जितना वर्क होगा, और डब्ल्यू क्या होगा, टॉर्क इनटू। अब देखो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ये वाला थीटा क्या हो जाएगा, डी थीटा। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे सपोज ऐसे रखा हमने, तो ये वाला ऐसे घुमा, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस स्ट्रेट लाइन पे कोई चल नहीं रहा था, इसका स्ट्रेट लाइन मोशन है नहीं, तो वहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, लेकिन ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो इसकी वजह से इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, अब इसमें कितनी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हमको पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट का निकालने के लिए एक पॉइंट को हम इन्फाइनाइट मान सके, या एक पॉइंट को हम जीरो करेंगे। जैसे एजम्पशन लेंगे, खतरनाक एजम्पशन लेंगे, वो एजम्पशन लेके हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो डायपोल सपोज ऐसे घूम रहा, डायपोल सपोज ऐसे घुमा, ऐसे घुमा, और ये वाला उसका माइनस क्यू ई, और ये वाला प्लस क्यू। तो कुछ इसने एंगल कुछ बनाया, हम मान लो थीटा 2 बनाया, यहाँ पे थीटा 1 था। तो उस सपोज ये घुमा, डायपोल ऐसे घुमा, और थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक उसने एंगल बनाया, तब इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो हम डिराइव कर सकते हैं। यानी कि थोड़ा थोड़ा इसको इंटीग्रेट कर लें, इसको इंटीग्रेट कर लें कहाँ से, तो थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक हम इंटीग्रेट कर लें, तो हमको मिल जाएगा इसके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी, इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक इसने कितना वर्क किया, यहाँ से ऐसे घुमा, ऐसा घुमा, तो एक एंगल से लेकर दूसरे एंगल तक इसने कितना वर्क किया, तो क्या कर लेंगे, इसको छोटे छोटे डी डब्ल्यू फाइंड करेंगे, उसको जोड़ देंगे थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। अब इसके लिए हम इंटीग्रेट कर लें इसको, चलो तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी को हम व्यू लिखेंगे, और थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। ओके, थीटा 1 से लेकर थीटा 2। अब देखना है टॉर्क का इक्वेशन क्या है, तो टॉर्क का इक्वेशन है पी ई साइन थीटा, डी थीटा कहाँ से कहाँ तक करना, थीटा 2 से लेकर थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। ओके, हमने यहाँ टॉर्क की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली। अब देखो पी ई क्या है, कांस्टेंट है दोनों, तो किसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करना है, थीटा के, किसके साथ इंटीग्रेट करना है हमको, थीटा के साथ। यानी कि ये वाला u थीटा 1 थीटा 2 इक्वल टू पी को बाहर ले लिया हमने, और साइन का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, और हम लेते हैं थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक। अब हम क्या करें, तो अब हम लिमिट को पुट कर देते हैं। अब हम क्या कर दें, लिमिट को पुट कर ले, यानी कि यहाँ पे u थीटा 1 से लेकर थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक, थीटा 2 u
थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 इक्वल टू कॉस की जगह रखें तो माइनस कॉस थीटा 2 माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस कॉस थीटा, इसको अंदर ले जाएं तो यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो यहाँ भी हमको इक्वेशन मिला है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। किसका इक्वेशन मिला है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन हमको क्या चाहिए? किसी पर्टिकुलर पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। लेकिन फिजिक्स में हमारे पास क्या डेफिनेशन है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे भी हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक खतरनाक सा एजम्पशन लेंगे और एक एजम्पशन मान लें कि थीटा 1 क्या है? 90 डिग्री है। मान लो एजम्पशन है। अब एज्यूम करना है थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हमने एज्यूम किया कि भाई थीटा 1 क्या है? हमारा 90 डिग्री है। थीटा 1 क्या है? 90 डिग्री मान लिया। फिजिक्स में काफ़ी एजम्पशन आते ही है। तो यहाँ पे भी हमने किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमने थीटा 1 को 90 डिग्री मान लिया, क्योंकि एक टर्म हमको जीरो करना ही करना है। एक टर्म को क्या करना है? जीरो। तो कॉस की वैल्यू कब जीरो मिलेगी? तो कॉस की वैल्यू 90 डिग्री पे जीरो मिलेगी। तो इसको एक को मान लिया जीरो, यानी कि यू थीटा 2 माइनस यू 90 इक्वल टू कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, यानी कि ये टर्म क्या हो जाएगी? जीरो, यानी कि 90 वाली टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। तो हमको क्या मिलेगा? तो यू थीटा 2 इक्वल टू, यहाँ भूल गए पीई, क्या हो जाएगा? यू थीटा 2 इक्वल टू पीई माइनस कॉस थीटा, और इसको जनरल इक्वेशन मान लेते हैं यू इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी यू इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, यू इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। ओके, तो ये वाला डेरिवेशन था कि जब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर होने वाला वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इक्वल टू पीई कॉस थीटा। तो एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, एज्यूम द थीटा 1 इक्वल टू 90, क्योंकि हमको पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिया। अब देखते हैं कि पोटेंशियल डायपोल का सिस्टम कब स्टेबल है और अनस्टेबल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके काफ़ी ज़्यादा टाइम्स नीट में भी आ चुके हैं एमसीक्यू, और गुजकेट में भी आए हैं, जेई में भी आए हैं। तो बोर्ड पे कोई जगह नहीं है तो इसको हम रफ कर लेते हैं। हमने देखा था कि कब टॉर्क मैक्सिमम होता है और कब टॉर्क मिनिमम होता है, कब टॉर्क मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है, ये चीज़ तो हमको मालूम थी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास इक्वेशन आया माइनस पीई माइनस पीई कॉस थीटा। अब देखो व्हेन थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा इक्वल टू 0 है, अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? तो माइनस पीई कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1, यानी कि यू इक्वल टू माइनस पीई, और ये यहाँ पे सिस्टम इज स्टेबल। ये बात गांठ मान लो कि किसी भी सिस्टम कब स्टेबल होगा? जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तब। एक बात दिमाग में डाल दो कि कोई भी सिस्टम तभी स्टेबल होगी
आपको 11th के रिगार्डिंग पूछे या 12th के रिगार्डिंग नीट में पूछे, कोई भी सिस्टम कभी स्टेबल होगी जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, तभी कोई भी सिस्टम जाके स्टेबल होगी, स्थायी हो सकती है, ठीक है, बाकी होगी नहीं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कब मिलेगी इस सिस्टम की, डायपोल के सिस्टम की, तो जब इसका एंगल 0 डिग्री होगा तब हमको मिलेगी U इक्वल टू माइनस पी, माइनस यानी कि मिनिमम, 0 मिनिमम नहीं है, 0 मिनिमम नहीं है, यानी कि माइनस में इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारा स्टेबल हो जाएगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम। ओके, उसके बाद की बात करें तो when थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 माइनस पी ई कॉस 90, तो U इक्वल टू, तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी पूरे सिस्टम की, 0। उसके बाद केस 3 देखते हैं कि व्हेन थीटा इक्वल टू 180, थीटा क्या है हमारा 180 है, तो सपोज U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू हमको पता है -1, कॉस 180 की वैल्यू क्या है -1, यानी कि U हमको क्या मिल जाएगा प्लस पी ई, और यहाँ पे सिस्टम होगा अनस्टेबल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है। तो जब भी कोई सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो, अगर हम किसी हाइट पे हैं, कोई हाइट पे, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तब हम जाके स्टेबल रहते हैं, या ज़मीन पे चलते हैं तब स्टेबल रहते हैं, तो ज़मीन पे चलते हैं तब स्टेबल ज़्यादा बैलेंस रहता है। या कोई 50 मार्क की बिल्डिंग हो और उसकी किसी छत पे पतली सी कोई जगह पे हम खड़े हैं और चल रहे हैं, तब जब स्टेबल है या अर्थ पे, तो अर्थ के सरफेस पे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उस हाइट पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई होगी, यानी कि U इक्वल टू पी ई कॉस थीटा, यानी कि सिस्टम इज अनस्टेबल, तब जाके सिस्टम अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। हम देखे थे कि 11th में देखे होंगे आप लोग सॉलिड स्टेट में, तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम होती है, तब वो क्या होता है, उसकी लेंथ बढ़ती है या उसका एरिया बढ़ता है या वो फैल जाता है, क्या हो जाता है, फैल जाता है, यानी कि अनस्टेबल हो जाता है। कोई भी चीज़ सॉलिड कब रहती है, जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो। अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी, हमने खींचा जोर से बढ़ा दी, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, इसमें अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, और ये क्या हो जाएगा, लंबा, या उसका एरिया बढ़ जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखो। और अब एक यूनिट है एनर्जी का, एक और यूनिट है, वो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक और यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट ऑफ एनर्जी, हमको पता है यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है। तो सपोज हम डेल्टा U इक्वल टू हमको क्या मिला था, Q0 इंटू डेल्टा V, ये सबको पता है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल। तो सपोज इसका यूनिट होता है जूल, इसका यूनिट होता है जूल, यानी कि 1 जूल इक्वल टू 1 कूलम चार्ज, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू इसका वोल्टेज 1, इसका वोल्टेज लेते हैं 1, यानी कि 1 जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला एनर्जी का नया यूनिट है और हमको काफ़ी यूज़फुल है, मेनली जब हमको किसी की काइनेटिक एनर्जी दी हो और वेलोसिटी फाइंड करनी हो, तो हम ये वाला काफ़ी यूज़फुल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक नया यूनिट मिला, किसका,
तो एनर्जी का यूनिट है। किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितने जूल होते हैं? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। ठीक है, 1 जूल इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम इसको रख लेते हैं 19 जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो इसका हम डिफरेंट बात करें तो 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने हो जाएंगे? तो 1 मिली इलेक्ट्रॉन यानी कि 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो क्या हो जाएंगे? 9 और 22, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻22 जूल। अब देखो 1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो हो जाएंगे 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो क्या है 6 और 9 1.6 इंटू 10⁻⁻25। ओके, 1:25। अब किलो इलेक्ट्रॉन की बात करें, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा? 10⁻³ किलो का क्या होता है? 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻16 जूल। इसके बाद 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा? मेगा यानी 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू 10⁻⁻। ओके, तो ये सारे के सारे गीगा ले सकते हैं, टेरा ले सकते हैं, कुछ भी लेते हैं। तो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो उसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये चीज़ पोटेंशियल एनर्जी में काफ़ी यूजफुल और मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स हम पढ़ेंगे तब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, वहाँ पे इक्वेशन होता है 1/2 mv² इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी वाला इक्वेशन है और इसके इक्वेशन थ्रू हम किसी भी की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन का कुछ भी। ठीक है, तो काफ़ी यूजफुल है एमसीक्यू के लिए भी। आप लोगों को उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए फटाफट। ओके।